नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। प्याज की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। अधिक फलन के लिए अमरूद के बाग में जरूरी प्रबंधन। प्याज की खेती आजकल साल भर की जाने लगी है और जो किसान भाई रबी प्याज की खेती करना चाहते हैं वे प्याज की नर्सरी के लिए उन्नत किस्मों के चयन के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से पौध तैयार करें, तभी आपको प्याज की स्वस्थ पौध की प्राप्ति होगी। तो प्याज की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखें तथा नर्सरी किस तरह से डालें, जिस पर उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा, जिला जयपुर के बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, रबी सब्जियों की बुआई का समय आता जा रहा है, लेकिन इस वर्ष हमें विशेष रूप से समय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती की बुआई में कृषि कार्यों में बदलाव लाना होगा। अनुमान आम तौर पर 15 अक्टूबर से प्याज की नर्सरी तैयार होना शुरू हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों, इस वर्ष जलवायु परिवर्तन हुआ है, तापक्रम परिवर्तन चल रहा है। तापक्रम के दिन के तापक्रम में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। रात का तापक्रम जरूर गिरा है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी न्यूनतम तापक्रम और अधिकतम तापक्रम, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतराल आ रहा है, जो नर्सरी संबंधी क्रियाओं पर, बुआई संबंधी, रबी फसलों की बुआई संबंधी क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है और प्याज की स्वास्थ्य एवं अधिक पौध संख्या प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव एवं क्यारी की तैयारी ठीक ढंग से करनी जरूरी होती है। तो अधिक उपज देने वाली प्याज की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसलिए प्याज के लिए हम लोग अब इस समय क्या कर सकते हैं, पहले आप बीज जो जैसे प्याज का दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पर लाल प्याज में R01, R0282, R0252, लाल प्याज में R59, पीली पत्ती में R01 प्याज, ये बीज उपलब्ध है। अगर पूसा का है, पूसा माधवी और पूसा रिद्धि, जो लाल प्याज में बीज उपलब्ध है। नर्सरी करने के लिए अभी समय है। हम नवंबर के पहले सप्ताह में प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे। उससे पूर्व किसान भाई प्याज के लिए नर्सरी नहीं तैयार करें, क्योंकि अभी तापक्रम ज़्यादा है, अन्यथा हमारी पौध जल्दी तैयार हो जाएगी, फिर उनको जल्दी खेत में लगाना पड़ेगा और बाद में जो अल्डा फूटने और फूल आने की समस्या से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए प्याज को नर्सरी तैयार करते समय हमें ध्यान रखना है कि नवंबर का प्रथम सप्ताह अभी हम इंतज़ार करें तापक्रम को गिरने का। किसान भाइयों, 1 कच्ची बीघा के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता है और 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता है। तो नर्सरी में प्याज के बीज को बोने से पूर्व कार्बन डेजियम से उपचार करके बुआई करें। किसान भाइयों, नर्सरी पौध तैयार करने के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। इस आकार की 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए पर्याप्त होती हैं। बीज बोने से पहले क्यारी की भलीभांति गुड़ाई करनी चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर का खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद में नर्सरी की क्यारियां में बनाकर आप प्याज की बीज को लाइन सोइंग कर सकते हो, छिड़काव विधि से, जिसको किसान भाइयों का हाथ अच्छी तरह से बैठा हुआ छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम प्याज की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं और समय समय पर पानी
और प्याज के लिए जो आने वाला जो पर्पल ब्लोच जिसको कहते हैं कि बैंगनी धब्बा रोग, थ्रिप्स, इन कीटों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो हम प्याज की अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में अमरूद की बागवानी बहुत से किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं और आप अमरूद के बाग का उचित प्रबंधन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन और इन्हें आप किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ सुचि गंगवार। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमरूद हमारा एक महत्वपूर्ण फलों में से है। ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, इससे जेम, जेली वगैरह सभी पदार्थ बनाए जाते हैं। अगर हम इसका अच्छे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो अच्छे से हम इसका उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें कि जो खरपतवार होता है हमारे पौधों से ज़्यादा मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट ग्रहण कर लेता है, स्पेस जगह को घेर लेता है और जो हम पानी देते हैं, जो खाद देते हैं, वो हमारा जो खरपतवार ज़्यादा मात्रा में ले लेता है। तो खरपतवार को रोकने के लिए एक तो हमें हाथ से निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, दूसरा है ग्लाइफोसेट नाम के जो है केमिकल आते हैं, उससे भी हम छिड़क कर जो है कंट्रोल खरपतवार को कर सकते हैं। जो अमरूद लगाते हैं उस पौधों से पौधों की कतार 6 मीटर होती है और कतार से कतार की दूरी 6 मीटर होती है। दूसरा है हमारा सिंचाई की व्यवस्था हम किस तरीके से करें। अगर हम रबी सीज़न की बात करें तो 15 दिन में हमको एक बार पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, हमेशा ये ध्यान रखना, जो हम पानी देंगे वो पेड़ के आसपास एक थाला बना के, जिसको हम रिंग कहते हैं, बनाकर ही पानी दें, जिससे कि आप जो भी पानी देंगे वो पूरा पौधा उसको प्राप्त कर लेगा और आपका पानी जो देंगे वो बहाकर नष्ट नहीं हो पाएगा। अब हम उर्वरक की बात करें, अगर हमने पौधा तुरंत लगाया है तो इसको अलग अलग जो है फर्टिलाइज़र डोज देना है। जैसे हम पहली साल की बात करें तो नाइट्रोजन हमको प्रति पौधा जो है 100 ग्राम देना है, सिंगल सुपर फास्फेट 40 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश हमको 100 ग्राम देना है। दूसरे साल में हमको फिर इंक्रीज़ करना है, दूसरे साल में 200 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम हमको जो है फास्फोरस और 200 ग्राम हमको पोटेशियम देना है। तीसरे साल में हमको 300 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम हमको जो है सिंगल सुपर फास्फेट देना है और हमको जो है 300 ग्राम जो है हमको पोटेशियम देना है। ये हमको साल भर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 5वें साल से फिर आगे के साल तक हमको एक ही हमको मात्रा देना है, वो है नाइट्रोजन हमको 500 ग्राम देना है और जो 200 ग्राम हमको फास्फोरस देना है और 500 ग्राम हमको जो है पोटेशियम देना है और 10 kg हमको FYM जिसको गोबर की खाद कहते हैं उसको हमको हमेशा देना है। इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है जिससे कि आपको उस समय न्यूट्रिएंट की मात्रा पौधों को सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा उर्वरक प्रबंधन हुआ। अब हम जो इसमें कुछ रोग की बात करते हैं, सबसे इसमें ज़्यादा रोग आता है विल्ट, मिलानी रोग जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या है, आपका पौधा जो है पत्तियां पीली हो जाती हैं, धीरे धीरे पूरी सूख जाती हैं और पूरा पौधा आपका खड़ा खड़ा सूख जाता है। इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो है इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी लगाना है, जैसे L49 जिसको लखनऊ 49 कहते हैं उसको लगाना है। उसके बाद हमको जो है 90 किलोग्राम FYM जिसको गोबर की खाद कहते हैं, उसके साथ हमको 10 किलोग्राम नीम केक और हमको 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको हमको जो है पौधे के चारों ओर एक प्रति पौधा हमको देना है, जिससे हम रोग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। या हमको कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में छिड़क के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें, रस्ट रोग आता है लाल रतुआ। इसमें पत्तियां जो है लाल रंग की, आपकी हल्की हल्की लाल रंग की हो जाती है, जो लाल रंग के धीरे धीरे 3 से 5 मिलीमीटर के इसमें धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमको कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से, या हमको बोर्डेक्स पाउडर आता है उसकी हमको 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है एक आपका बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज। इसमें आपके पत्तियों के ऊपर पूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, आपके फलों के ऊपर कभी कभी भूरे और लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़क के हमको इसको कंट्रोल करना है। अब हम कुछ इसमें कीट की बात करें तो इसमें कैटरपिलर आता है।
जिसको हम इल्ली कहते हैं, वो जनरली आपकी जो तना होता है उसके अंदर छेद बना के रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डाइक्लोरोवास की नाम की एक दवा होती है, उसकी 5 ml मात्रा को इंजेक्शन के द्वारा तने के अंदर लगाना है और ऊपर से उस छेद को मिट्टी से बंद कर देना है, जिससे कि अंदर पेड़ के अंदर थोड़ा सा धुआं हो जाए और इल्लियाँ सारी उसमें मर जाए। अब हम इसमें बात करें जो है फ्रूट फ्लाई क्या आता है। फ्रूट फ्लाई होता है और या इसमें फ्रूट बोरर आता है, जो कि इसके गूदे को खाकर इसमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमको कार्बोरिल जो आपका इंसेक्टिसाइड आता है उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में छिड़क के हमको कंट्रोल करना है, या इस मेलाथियन 1 ml को प्रति लीटर पानी में डाल के हमको छिड़काव करके इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाइयों, अगर हमने इन सभी बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो अब हम अच्छे से उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे से हम अपनी कीमत प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आज के इस बेरोजगारी के समय में कमाई के कई सारे माध्यम हैं, जिन्हें खेती के साथ साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर हम बकरी पालन की बात करें तो कम लागत और कम जगह में बड़ी सरलता से किया जा सकता है। बस आपको उन्नत नस्ल, सही देखरेख और बीमारियों से बचाव पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो आइए बकरी पालन से जुड़ी तकनीकी जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार सिंह से। बकरी प्रबंधन एवं उत्पादन के ऊपर मैं आप किसान भाइयों को कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रदेश के पूरे देश में लगभग 1 हेक्टेयर के नीचे के किसानों की जोत लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम होने के कारण किसान पूरी तरह फसल उत्पादन करके अपनी जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से नहीं चला सकता, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अपनाकर अपनी आय को भी बढ़ा सकता है तथा सुचारू रूप से एक रेगुलर 12 महीने आय प्राप्ति का स्रोत भी अपना सकता है, जिसमें बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं बर्मी उत्पादन इत्यादि व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। जिसमें मुख्य रूप से बकरी पालन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले स्थान का चयन मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, जिसमें वहाँ के वातावरण, ट्रांसपोर्टेशन और क्लाइमेट इत्यादि चीज़ों पे को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यवसाय को करना चाहिए। जिसमें बकरी उत्पादन में वाटर लॉक्ड भूमि, मतलब जलमग्न भूमियों के आसपास बकरी उत्पादन का कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए। उनके बाड़े जो भी बनाए जाए ऊपर स्थित भूमियों पे ही बनाए जाने चाहिए। इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे बर्बरी बकरी हैं, जमुनापारी हैं, तोतापारी हैं। साथ ही आपको हम बताना चाहते हैं कि बर्बरी बकरी पालन एक किसानों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा, क्योंकि उनको घर पे हम चारा दाना के साथ साथ टाला के भी हम उनका पालन कर सकते हैं, जिसमें अन्य बकरियों की अपेक्षा बर्बरी बकरी पालन मीट पर्पज से किया जाता है। अन्य बकरियों की अपेक्षा इसमें 20 से 25% प्रोडक्शन पर ईयर अधिक होता है। मतलब अन्य बकरियों की अपेक्षा जल्दी से तैयार होती हैं। पहली बार एक बच्चा, उसके बाद दूसरी ब्यात से हर ब्यात में 2 बच्चा देती है। साल में कम से कम 2 बच्चा देती ही है। और इनका मुख्यतः प्रयोग मीट के पर्पज से ही किया जाता है, जिसमें मीट के साथ साथ चमड़ा इत्यादि उद्योग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी होने के कारण डायबिटीज इत्यादि के रोगी भी इसको खा सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक स्थान पे बकरियों को रखकर चारा दाना खिलाने के अलावा यदि हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सुबह शाम अगर उनको हम टहलाते हैं तो उनके ग्रोथ में तो 20 से 25% वृद्धि होती है। साथ ही साथ बीमारियों इत्यादि से भी काफ़ी मात्रा में बीमारियां इत्यादि भी कम लगती हैं उनको। अब किसी भी प्रकार की बकरियों को रख रखाव के लिए उनके बाड़े का निर्माण हवादार खिड़कियों एवं रोशनदानों के साथ होना चाहिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में उसमें हवा का
आदान प्रदान होता रहे, जिससे बकरियों को पर्याप्त मात्रा में सही वातावरण प्रदान होने से बीमारियों का प्रकोप कम मात्रा में होता है। साथ ही किसी बकरियों के बाड़े की साफ सफाई निरंतर अच्छी प्रकार से करते हुए उसमें ब्लीचिंग पाउडर या चूना, फिनाइल इत्यादि से साफ सफाई करते रहना चाहिए। दीवार की रंगाई पुताई भी समय समय पर करते रहना चाहिए। चूना इत्यादि से सफाई करने से बकरियों में बीमारियां या बैक्टीरियल हो या सीजनल हो, फंगल हो या किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे लगने की संभावना कम होती है, पर काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि समय समय पे जो बीमारियां इत्यादि लगती हैं उसके लिए हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, एक साल में एक बार हर बीमारियों के अलग अलग टीके बाजार में उपलब्ध हैं, जो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से या केंद्र पे उपस्थित वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पे उसकी जानकारी लेके उसका भी असुविधा उत्पन्न होने पे, बीमारियां या कुछ भी दिखाई देने पे बकरियों के अंदर कुछ भी इस तरह का आपको जब भी दिखाई दे, तुरंत पशु चिकित्सक या अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के पशु वैज्ञानिक से सलाह मशविरा करके उनका तुरंत उपचार करते रहना। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ की बुआई हेतु खेत तैयार करें। आखिरी जुताई से पहले भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम क्यूनॉल्फास मृदा में मिलाएं। बुआई हेतु उन्नत किस्मों जैसे RD 2035, RD 2052, RD 2503, RD 2668 आदि का 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रमाणित बीज ही काम में लें। बुआई से पूर्व बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। आलू की बुआई हेतु खेत तैयार करने हेतु मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके पाटा लगाएं। आखिरी जुताई से पूर्व 2.5 से 5 टन गोबर की खाद या केंचुए की खाद तथा भूमिगत कीटों से बचाव हेतु क्यूनॉल्फास की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। सरसों की बुआई हेतु बीज आदि की तैयारी कर लें। बुआई हेतु सरसों की उन्नत प्रजातियां लें। भूमिगत कीटों से बचाव हेतु क्यूनॉल्फास की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं एवं पाटा लगावें। 88 किलोग्राम DAP, 145 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 250 किलोग्राम जिप्सम, 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व दे दें। जिंक एवं बोरान की कमी वाली मृदा में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। सरसों के लिए बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा तथा सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। शेष यूरिया को प्रथम सिंचाई के समय डालना चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। सफेद रोली से बचाव के लिए 6 ग्राम एप्रोन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के लिए 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज काम में लेवें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला भरतपुर के भवानी सिंह ने। आपने मसूर की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि रबी की हम दलहनी फसलों में मसूर का जो प्रमुख स्थान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्षा आधारित फसल होने के नाते इसको हम उगा करके अधिक लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है उपयुक्त बीज और प्रजाति की। तो सबसे पहले हम देखें कि जो भी प्रजाति हम बोना चाहते हैं हमारे प्रदेश के हिसाब से संस्तुति होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अच्छी प्रजाति है K75 या मल्लिका जिसे कहते हैं, JL1 और JL3। इसी के साथ साथ में हम कहते हैं लेंस L,
4070 जो वैरायटी है उसको लगा सकते हैं, कि IPL 81 प्रजाति है वो भी आप लगा सकते हैं, और T36 जो प्रजाति है उसको बो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं आप इनका बीज ही उपयोग करें। किसान भाइयों, अभी आपने मसूर का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। परंतु इसके उत्पादन में विशेषकर ध्यान देने योग्य जो प्रमुख बात है उसमें सबसे पहले बात आती है कि अच्छी मिट्टी का चुनाव। जो मृदा है इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त जो होनी चाहिए उसे हम देखते हैं कि जो बलुई दोमट मृदा है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि अधिक भारी मृदाओं में जल भराव ज़्यादा होता है तो उससे फसल प्रभावित होती है। तो इसलिए बलुई दोमट मृदा का चुनाव करें। इसके साथ साथ मृदा की तैयारी की बात करें तो जो भी आपके खरीफ सीजन की फसल कटाई के बाद खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार क्रॉस जुताई हैरो द्वारा करके और अच्छी तरह से पाटा लगा लेना चाहिए, जिससे कि नमी संरक्षित रहे। उर्वरकों की जो संस्तुत मात्रा है उसका उपयोग करें। दलहनी फसलें होने के नाते इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु भी प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। सभी मात्राएं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जमीन की तैयारी के समय मिट्टी जब करते हैं खेत की अंतिम जुताई उस समय, या फर्टिसीड ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय बुआई के समय आप इनको उपयोग करें। मसूर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ मसूर की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। बीज की मात्रा की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम विभिन्न प्रजातियों के दानों के आकार के अनुसार इनकी जो बीज दर है वो संशोधित की गई है, उसका उपयोग करें। इसके साथ साथ हम देखें कि बीज की बात आती है बीजोपचार की बात। बीजोपचार में दलहनी फसल होने के नाते इसमें थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके करने के बाद हम राइजोबियम कल्चर जो दलहनी फसलों के लिए होता है और विशेषकर जो मसूर के लिए है उसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। इसके लिए PSB जो कल्चर है, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जिसे कहते हैं, उसकी भी राइजोबियम कल्चर के साथ में ही हम मिलाकर के उपयोग करते हैं। इसकी भी 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से संस्तुत है। इससे भी उपचार कर लें तो हम पाते हैं कि अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद बुआई की बात आती है तो बुआई हम सबसे पहले देखें कि किसान विभिन्न विधियों से बुआई करता है। तो सबसे पहले ये देख लें खेत में अंकुरण के लिए सही नमी है या नहीं। यदि नमी नहीं है तो हमें पलेवा करके इसकी बुआई करनी पड़ेगी, और यदि वर्षा आधारित नमी पर्याप्त मात्रा में है तो आप देखें कि उसी नमी पर इसकी बुआई करें। बुआई में किसान छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए, और इसलिए फर्टिसीड ड्रिल से या किसान के पास जो नाई द्वारा बैलों द्वारा जो बोते हैं उसके द्वारा लाइनों में बुआई करें। और बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप वैज्ञानिक विधि से आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा मसूर की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण में दलहनी फसलों में विशेषकर हम कहते हैं कि जो जमाव से पूर्व खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बाद की परिस्थितियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय मिलता है या नहीं। तो इसलिए हम देखें 3.3 लीटर पेंडीमेथिलिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी मिला करके, और जब हम मसूर की बुआई करते हैं उसके तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर आप इसको देखेंगे कि छिड़काव कर दें, जिससे कि 50-60 दिन तक कोई भी खरपतवार चाहे सकरी पत्ती के हों या चौड़ी पत्ती के इसमें जवाब नहीं होता है, और आप देखेंगे कि अच्छा उत्पादन मिलता है। दूसरा हम देखें कि इसमें जल प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि दलहनी फसल में आमतौर पर तो कहते हैं कि पानी की आवश्यकता नहीं, इसकी जल मांग जो है बहुत कम है, परंतु फिर भी जो इसकी क्रांतिक अवस्था है उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो आप उस समय सिंचाई, हल्की सिंचाई करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि आपने अधिक पानी लगा दिया सिंचाई में तब इसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप वैज्ञानिक विधि से आप इसकी बुवाई करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
रबी फसलों को कीट और रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार पर तकनीकी सलाह। भरपूर फलोत्पादन के लिए पपीता के बाग में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।